हेलो गाइस, माई सेल्फ शुभम अग्रवाल फ्रॉम टीम आशीष। तो अब अपन आ गए अपनी नेक्स्ट वीडियो पे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पार्ट 2 के ऊपर। ठीक है, पार्ट 1 में पिछली वीडियो में अपन ने मोस्ट इंपॉर्टेंट लैक ओपेरॉन डिस्कस किया था और इंडक्शन और थोड़े बहुत मैकेनिज्म डिस्कस किए थे। ठीक है, और जीन्स के बारे में बात करी थी, हाउस कीपिंग जीन्स क्या होते हैं, इंड्यूसिबल जीन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अब अपन उसके ही आगे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो मेनली लैक ओपेरॉन किस में हो रहा था, बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, अगर आपसे स्पेसिफिकली कभी शॉर्ट नोट आ जाए कि यूकैरियोट्स में या फिर अपने अंदर रेगुलेशन कैसे हो रहा है जीन एक्सप्रेशन का, तो आपको ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगेगी। ठीक है, तो अपन रिप्रेशन की अगर मैं बात करें, स्टार्टिंग करते हैं रिप्रेशन से। ठीक है, इंडक्शन अपन ने बात करी थी, तो रिप्रेशन क्या होता है। रिप्रेशन का मतलब, रिप्रेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है बाय विच प्रेजेंस ऑफ एक्सेस प्रोडक्ट, अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मात्रा में है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इट इनिबिट्स सिंथेसिस ऑफ की एंजाइम ऑफ दैट पाथवे, की एंजाइम ऑफ दैट पाथवे, मतलब वो पाथवे ब्लॉक हो जाएगा। समझ आया, नहीं आया, एक एग्जांपल से समझाते। ठीक है, जैसे कि हीम सिंथेसिस अपन ने देख चुके हैं अपन। ठीक है, हीम सिंथेसिस, इसका की एंजाइम कौन होता है, ALA सिंथेस। तो अब मान लो हीम बहुत ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, अपन ने वहाँ भी इसका रेगुलेशन देखा था। तो ये हीम ज़्यादा बन रहा है, तो रिप्रेशन मैकेनिज्म से क्या होगा कि ये इनिबिट कर देगा ALA सिंथेज एंजाइम को, और ये की एंजाइम अगर पाथवे का इनिबिट हो गया तो अपना जो हीम सिंथेसिस है वो रुक जाएगा और हीम धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही रिप्रेशन मैकेनिज्म है। क्या है कि प्रेजेंस ऑफ एक्सेस प्रोडक्ट ऑफ द पाथवे शट्स ऑफ द सिंथेसिस ऑफ की एंजाइम ऑफ दैट पाथवे इज कॉल्ड रिप्रेशन मैकेनिज्म। ठीक है, और यहीं अगर मैं बात करूँ कि हीम बहुत कम है, ठीक है, तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। ALA सिंथेसिस का सिंथेसिस की एंजाइम बढ़ जाएगा और जो हीम वो है वो आपका रेगुलेट हो जाएगा। तो ठीक है, यही एक एग्जांपल होता है। जैसे कि थैलेसीमिया, थैलेसीमिया ये भी अपन ने पढ़ा हुआ। थैलेसीमिया में क्या होता है, अल्फ़ा चेन ब्लॉक हो जाती है सिंथेसिस। ठीक है, अल्फ़ा चेन की सिंथेसिस ब्लॉक हो जाती है, तो देर इज़ कंपनसेटरी इंक्रीज इन बीटा चेन सिंथेसिस। ठीक है, कि बीटा चेन ज़्यादा बनाओ। ठीक है, तो अल्फ़ा चेन सिंथेसिस कम हो जाती है तो बीटा चेन सिंथेसिस बढ़ जाती है, इसलिए अपना नॉर्मल अल्फ़ा टू बीटा टू होता है, बट अल्फ़ा चेन तो ब्लॉक हो गई है सिंथेसिस, तो बीटा बढ़ रही है और बीटा 4 टेट्रामर्स बन जाते हैं। अपन ने देखा था ना अल्फ़ा थैलेसीमिया के अंदर। ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल है। बाकी हीम सिंथेसिस वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक है, और पूछते भी है। तो ये था रेगुलेशन में। अब अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ रेगुलेशन, अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स इज ऑल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, बैक्टीरिया में तो ठीक है, एक लैकोपेरॉन अपन ने पढ़ लिया। अब यूकैरियोट्स में कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको पता है और कुछ कुछ नए हैं जो मुझे बताने हैं। ठीक है, तो रेगुलेशन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले वीडियो में अपन ने देखा था कि DNA बहुत ऑर्गेनाइज रहता है, हायर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ DNA देखा था। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ DNA इनटू क्रोमेटिन, ठीक है, एंड DNA मॉडिफिकेशन, एक तो ये रेगुलेशन हो गया। ठीक है, दूसरी अगर मैं बात करूँ तो असेंबली ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में अपन ने देखा था, असेंबली ऑफ जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एट प्रमोटर साइट, कि बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो थे बैक्टीरिया में तो इतने नहीं थे, पर यूकैरियोट्स में अपने अंदर बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स प्रमोटर साइट पे आ रहे थे जो कि फेवर कर रहे थे बाइंडिंग ऑफ RNA पॉलीमरेज। ठीक है, तो वो बात हो गई, तो स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स वाली बात हो गई। एक मैकेनिज्म होता है मिथाइलेशन। ठीक है, मिथाइलेशन, मिथाइलेशन ऑफ साइटोसिन रेसिड्यूज, साइटोसिन रेसिड्यूज। सो इससे क्या होता है, जीन साइलेंसिंग का एक कंसेप्ट है कि जो अबाउट अपने में बात करूँ तो 70% जो सीक्वेंस है, 70% ऑफ CPG सीक्वेंस, CPG मतलब साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ये जो रहती है ये मिथाइलेटेड रहती है। ठीक है, 70% ऑफ CPG सीक्वेंस इन ह्यूमन DNA आर मिथाइलेटेड। ठीक है, तो ये मिथाइलेटेड रहती है तो जीन साइलेंसिंग हो जाती है। ठीक है, कि वो जीन आगे उसका नहीं होता। ठीक है, रेगुलेशन, और उससे आगे प्रोटीन्स नहीं बनते। ठीक है, तो ये बात भी एक ध्यान रखना कि 70% CPG सीक्वेंस जो है वो मिथाइलेटेड रहती है ह्यूमन DNA में अंदर। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं siRNA इसके अंदर। siRNA जो मतलब स्मॉल इंटरफेरिंग RNA जो होते हैं, दे प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन जीन साइलेंसिंग। ठीक है, तो एक ये भी रेगुलेशन होता है। ठीक है, कि ज़्यादा भाई नहीं बनाने, प्रोटीन भी अपने एक लेवल पे बनाने, तो मिथाइलेशन करके रखती है 70% सीक्वेंसेस का। ठीक है, एक ये मैकेनिज़्म हो गया। अब एक मैकेनिज़्म होता है जीन एम्प्लीफिकेशन। ठीक है,
अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाइवा में भी पूछते हैं जीन एम्प्लीफिकेशन, व्हाट इज़ जीन एम्प्लीफिकेशन। सो जीन एम्प्लीफिकेशन का मतलब है कि उस जीन का एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज़ इंक्रीज्ड, बहुत ज़्यादा 1000 फोल्ड इंक्रीज हो जाता है। तो इसका क्या एग्जांपल है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ही पूछते हैं इसका, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, अपन ने विटामिन में भी पढ़ाया था, मैंने B9 पढ़ाया था, हाँ फोलिक एसिड जब बताया था। मिथोट्रेक्सेट जो है एंटी कैंसर ड्रग है, ठीक है, कैंसर में यूज़ करते हैं अपन, एंटी कैंसर ड्रग है, और इसका मैकेनिज्म क्या है, इट इनिबिट डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम, ठीक है, DHFR डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को ये इनिबिट करती है, ठीक है। अब कोई पेशेंट है, ठीक है, बहुत टाइम हो गया उसको, और वो मेथोट्रेक्सेट लिए जा रहा है, ठीक है, MTX लिख रहा हूँ मैं मेथोट्रेक्सेट को, तो वो बहुत टाइम हो गया मेथोट्रेक्सेट ले रहा है। तो अब बॉडी के अंदर जो कैंसर सेल्स जो है ना, वो क्या करेंगे, दे डेवलप रेजिस्टेंस। अब वो क्या करेंगे, रेजिस्टेंस हो जाएगी उनको मेथोट्रेक्सेट, क्या क्या, अब वो मेथोट्रेक्सेट दवाई जो ले रहे थे वो उस पर काम ही नहीं कर रही है पेशेंट पे, क्योंकि बहुत टाइम से ले रहा है। तो इसका क्या रीज़न है, तो पेशेंट डेवलप रेजिस्टेंस, तो कैसे डेवलप कर लेते हैं, बाय इंक्रीजिंग जीन्स फॉर डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। तो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज की ये जीन्स बढ़ा देते हैं, ठीक है, उनमें जीन का एक्सप्रेशन ऐसा होता है कि वो उनमें जो एक्सप्रेशन है वो जीन का बढ़ जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज वो बनाने लगता है। तो अब आप कितनी दोगे, तो ये उसको इनिबिट कर देगी। तो ये मान लो कि ये 100 एंजाइम्स को इनिबिट कर रही है, तो वो कैंसर सेल समझदार हो गया, अब वो 200 बनाने लग गया, ठीक है, 200 में से ये 100 को इनिबिट भी कर देगी, तो भी 100 तो बचेंगे, और वो ड्रग जो हो जाएगी वो इनइफेक्टिव हो जाएगी, ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो ये होता है जीन एम्प्लीफिकेशन, ठीक है, समझ आया मेथोट्रेक्सेट वाला एग्जांपल, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब एक और मैकेनिज्म होता है जीन साइलेंसिंग, और जीन साइलेंसिंग तो पढ़ लिया, जीन स्विचिंग, जीन स्विचिंग का क्या मतलब है, जीन स्विचिंग का ये मतलब है कि एक जीन जो है वो तो स्विच ऑफ हो जाएगा, ठीक है, और उसके जैसा का मिलता जुलता जीन, अदर क्लोजली रिलेटेड जीन टेक अप इट्स फंक्शन, ठीक है, कि एक जीन स्विच ऑफ हो गया और दूसरा जो मिलता जुलता जीन है उसने इसका फंक्शन ले लिया। जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल देते ही समझ आएगा, ग्लोबिन चेन सिंथेसिस, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन चेन जो होती है उनकी सिंथेसिस। तो अगर मैं बात करूँ फीटस के अंदर, तो फीटस के अंदर कौन सा हीमोग्लोबिन होता है, HbF, ठीक है, HbF होता है ना, उसके अंदर क्या होती है, 2 अल्फ़ा और 2 गामा चेन होती है। अब जैसे ये फीटस बर्थ हो गया, इसका बाहर आ गया, ठीक है, बर्थ, तो अब बर्थ होने के बाद क्या हो जाता है, अपने अंदर कौन सा हीमोग्लोबिन है, HbA1 और HbA2, मोस्टली तो 97% यही है, HbA2 तो 3% है। तो इसके अंदर क्या होती है, अल्फ़ा 2 बीटा 2, और ये HbA2 के अंदर अल्फ़ा 2 डेल्टा 2, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जीन स्विच हो गया, कि हाँ भाई फीटस की लाइफ में तो था अल्फ़ा HbF बन रहा था, जिसमें कौन से प्रोटीन्स कौन से चेन बन रहे थे, 2 अल्फ़ा और 2 गामा के, बट बर्थ होने के बाद ये जीन स्विच हो गया, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल, ऐसे ही एक और एग्जांपल दे सकते हैं अपन ने, इम्यूनिटी नहीं पढ़ी अपन, पर आपको पता होगा इम्यूनोग्लोबुलिन सिंथेसिस, ठीक है, कि पहली बार जब इन्फेक्शन होता है, पहली बार कोई अपने अंदर ऑर्गेनिज्म आया, तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है जो कि धीरे डेवलप होता है, स्लोली डेवलप होता है, तो उसके अंदर जो बनती है वो IgM एंटीबॉडीज़ बनती है, ठीक है। और फिर वापस से वही ऑर्गेनिज्म अगर अपने बॉडी में इन्फेक्ट करने आया तो अपना इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, फटाफट से एंटीबॉडीज़ बनती है, बहुत हाई टाइटर में बनती है, तो वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान IgG बनती है। तो ये IgM से IgG में जीन स्विचिंग हो गई, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल आप दे सकते हो, ठीक है। ये वाइवा में पूछते हैं व्हाट इज़ जीन एम्प्लीफिकेशन, मेथोट्रेक्सेट से कैसे रेजिस्टेंस डेवलप हुई, व्हाट इज़ जीन स्विचिंग, तो ये एग्जांपल्स आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये था रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अगर एक और अपन बात करें तो एक होता है हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट, HRE का मतलब है हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट, ठीक है। तो हायर ऑर्गेनिजम्स में जो अपने हार्मोन्स होते हैं अपने अंदर, जो ये अपने हार्मोन्स है और वो उनके सेकंड जो मैसेंजर्स है, अपन हार्मोन्स में बहुत डिटेल ये मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो फंक्शन करते हैं इंड्यूसर। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन्स हो गए, आपके सेक्स हार्मोन्स हो गए, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, विटामिन डी हो गया, और विटामिन ए रेटिनोइक एसिड हो गया। ये कैसे एक्ट करते हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है, क्या मैकेनिज्म है, ये आपको पता भी होगा अगर आपने हार्मोन्स पढ़ा है तो, फिजियो में भी पढ़ा होगा कि ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ये अटैच टू साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। डायग्राम से समझाता हूँ, ठीक है। तो ये एक आपका सेल है और ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये सेल है, ठीक है। तो ये हार्मोन है, मान लो कोई ये हार्मोन है, तो ये हार्मोन के अंदर एक साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर है ये,
साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, तो उससे आके ये पहले तो बाइंड कर रहा, ठीक है। हार्मोन बाइंड्स टू साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर और फिर ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। ये अपना क्या बन गया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर माइग्रेट करेगा और न्यूक्लियस में अपना क्या है, डीएनए है। डीएनए के ऊपर ये एक एलिमेंट रिस्पॉन्स होता है, हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट, ठीक है, एक सीक्वेंस होती है, उस पर जाके ये बाइंड करा और ये डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, एमआरएनए बना। ये एमआरएनए फिर साइटोप्लाज्म में आके बन गए प्रोटीन्स, ठीक है। तो इस तरह से रेगुलेट हो रहा है कौन कौन से हार्मोन्स का, स्टेरॉइड हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, विटामिन डी एंड रेटिनोइक एसिड, ठीक है। समझ आया। वही रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स किससे बाइंड करा, एचआरई से, हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट ऑन डीएनए। फिर ये प्रमोटर को प्रमोटर पे जाके जुड़ेगा और ट्रांसक्रिप्शन जैसे होता था वैसे हो जाएगा, एमआरएनए बन जाएगा और ये एमआरएनए से फाइनली प्रोटीन्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर एक्सेलरेटेड। तो आपको रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के अंदर क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए इनटू क्रोमेटिन, देन असेंबली ऑफ जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ये भी एक मैकेनिज्म है। मिथाइलेशन ऑफ साइटोसिन, 70% जो है वो मिथाइलेटेड रहते हैं। जीन एम्प्लीफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मेथोट्रेक्सेट वाला एग्जांपल, ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद जीन स्विचिंग में ये दोनों एग्जांपल क्लियर है, ग्लोबिन चेन और इम्यूनोग्लोबुलिन सिंथेसिस और हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट वाला, ठीक है। ये मैकेनिज्म समझा देना एक। तो ये था रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स, ठीक है। और ये एक अपना जो रिप्रेशन वाला मैकेनिज्म था वो समझा दिया कि अगर एक्सेस प्रोडक्ट कुछ है, फाइनल प्रोडक्ट अगर बहुत ज़्यादा बन रहा है तो वो की एंजाइम को इनिबिट कर देगा बाय रिप्रेशन, तो उससे उसका सिंथेसिस रेगुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो कमेंट वमेंट करके बताएं कैसा लग रहा, मज़ा आ रहा है कि नहीं, ठीक है। इंटरेस्ट से पढ़े। तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।